हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम आपसे बातें करेंगे स्टॉक सिलेक्शन के बारे में। स्टॉक सिलेक्शन में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला है कॉमन रूल ऑफ सेलेक्टिंग अ स्टॉक, कुछ कॉमन रूल्स, और दूसरी चीज़ें है फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द स्टॉक। सो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले कॉमन रूल्स के बारे में। पहला कॉमन रूल है अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। एज एन इन्वेस्टर आपको सबसे पहले खुद को समझना है। खुद को समझने का मतलब ये है कि आप अपना रिस्क एपेटाइट को समझें। आप ज़्यादा रिस्क टेकिंग पर्सन है या रिस्क अवर्स पर्सन है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट होराइजन आपका कितना है, उसको फिक्स करें और उसके हिसाब से चलें। तीसरा है इन्वेस्टमेंट लिमिट, आपकी लिमिट कितनी है इन्वेस्टमेंट की, क्या उसमें आप कुछ बढ़ा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर या घटा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टिक विथ योर प्लान। कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स किसी स्टॉक को परचेज करते हैं या किसी शेयर को परचेज करते हैं, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, या प्राइस नीचे जाने के बाद फेयर की वजह से या डर की वजह से वो बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको प्लान के साथ स्टिक होना पड़ेगा। तीसरा है बाई वॉट यू नो। वी शुड ऑलवेज बाई दैट थिंग ओनली अबाउट विच वी नो। अगर हमको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो पहले उसकी रिसर्च करके फिर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। चौथी चीज़ है ड्यू डिलिजेंस। थोड़ी एनालिसिस, थोड़ा होमवर्क खुद को करना चाहिए स्टॉक के बारे में, और आपको फंडामेंटली ये खुद को बिलीव होना चाहिए कि ये स्टॉक बढ़ेगा। ये तो हुए कुछ कॉमन रूल जिसके बेसिस पे आप एक स्टॉक सिलेक्शन के बारे में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट एनालिसिस आता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस वो एनालिसिस है जिससे हम कंपनी की पास्ट डेटा को लेकर एनालाइज करते हैं और उसके फ्यूचर के बारे में गेस करते हैं, या उसके डेटा के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें कई सारे रेशियोज हैं जिसको अकाउंटिंग या फाइनेंशियल टर्म में रेशियोज बोला जाता है, फाइनेंशियल रेशियोज, जिसको फॉर्मूला से अराइव करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि स्टॉक इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है। तो इस लिस्ट में पहला रेशियो है प्राइस इज टू अर्निंग रेशियो, जिसको हम लोग पीई रेशियो भी कहते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आपको शेयर प्राइस को डिवाइड करना पड़ता है अर्निंग पर शेयर से। पर शेयर में कंपनी कितनी कमाई कर रही है उससे। प्राइस इज टू अर्निंग रेशियो जितना कम होगा स्टॉक उतना ही सस्ता या चीप माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, और ये माना जाता है कि वो स्टॉक और ग्रो करेगा। प्राइस इज टू अर्निंग रेशियो में ये देखते हैं कि सपोज एक शेयर प्राइस है 100 रुपीज़ और उसका ईपीएस है 5 रुपये, तो उसका पीई रेशियो जो है 20 आएगा। 100 डिवाइडेड बाई 5 20 आएगा। अब अगर आप देखते हैं कि उसी इंडस्ट्री में, उसी सेक्टर में दूसरे जो कंपनीज है उनका अगर पीई रेशियो 30 है या 25 है या 50 है, इसका ये मतलब है कि ये स्टॉक अभी 20 पीई पे चल रहा है, इसके अंदर पोटेंशियल है ग्रोथ की और ये 50 पीई तक जा सकता है। इसका मतलब ये शेयर 50 पीई, मतलब सपोज कंपनी की अर्निंग अगर 5 रुपये रहती है तो अगर 50 पीई होगी तो 250 तक ये शेयर प्राइस जा सकता है अगर कंपनी की अर्निंग ग्रो हुई तो। फंडामेंटल एनालिसिस में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है डेट इज टू इक्विटी रेशियो, जिसको हम लोग डीई रेशियो बोलते हैं। डेट इक्विटी रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता करने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। डेट इक्विटी रेशियो में हम कंपनी की टोटल डेट, मतलब देनदारी जो है, लायबिलिटी है, उसको डिवाइड करते हैं कंपनी की शेयर से, टोटल शेयर होल्डिंग से। डेट इक्विटी रेशियो जितना कम हो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए उतना अच्छा है। जनरली अगर कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो 0 हो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन 0.5% डीई रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो अच्छा माना जाता है किसी स्टॉक के लिए। 0.5% का मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर हमने 100 रुपये खुद के पॉकेट से, खुद की जेब से लगाए हैं तो हमने 50 रुपये बोरो किए हैं। इसका मतलब है कि हमारा 100 रुपये है और हमारी लायबिलिटी 50 रुपये है। डेट इक्विटी रेशियो 0.5 हो गया। लेकिन ये बैंकिंग सेक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर
पैसे लेंड करने में ही बिजनेस करते हैं, इसलिए उनकी सारी जो देनदारी होती है वो लायबिलिटी ही होती है। सो बैंकिंग सेक्टर को छोड़ के अगर किसी दूसरे सेक्टर में आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो डेट इक्विटी रेशियो 0.5 से लो हो, उसी में इन्वेस्ट करना एडवाइजेबल है। दोस्तों अगली चीज़ जो आप चेक करेंगे वो है डिविडेंड यील्ड ऑफ अ शेयर। डिविडेंड यील्ड का मतलब है कि कंपनी जो अर्निंग कर रही है हर वर्ष, उसमें से इन्वेस्टर्स को कितने रुपए डिविडेंड के रूप में वो रिटर्न कर रही है। सो डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय डिविडेंड पर शेयर। सो अगर हम इसको एक एग्जांपल में ले, सपोज एक कंपनी के शेयर प्राइस 100 रुपीज़ अभी करेंटली है और उस कंपनी ने 5 रुपीज़ अगर डिविडेंड दिया है, तो इसका मीनिंग है कि 5% डिविडेंड यील्ड है उस कंपनी का। सो दोस्तों 5% डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा और काफ़ी अट्रैक्टिव माना जाता है, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने के लिए है कि वो डिविडेंड जो कंपनी दे रही है वो रेगुलरली दे रही है या नहीं। अगर कोई कंपनी रेगुलरली डिविडेंड दे रही है और वो डिविडेंड यील्ड 5% उससे ऊपर है, वो शेयर काफ़ी अच्छा माना जाता है। और डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट आपको 5 to 10 ईयर्स का कंपैरिजन करना है। अगर कोई कंपनी 1 साल या 2 साल डिविडेंड दी है आउट ऑफ 5 ईयर्स और बाकी 3 साल डिविडेंड नहीं दी है, वो स्टॉक ज़्यादा बेहतर नहीं माना जाएगा। जो कंपनी रेगुलरली डिविडेंड दे रही है उसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा एडवाइजेबल रहता है। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है चेकिंग द बैकग्राउंड ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर्स का बैकग्राउंड चेक करना बहुत ज़रूरी है स्टॉक में, और ये इन्फॉर्मेशन पता करना कि उसकी इंटीग्रिटी और प्रमोटर और डायरेक्टर की इंटीग्रिटी जो है उसके ऊपर में कोई भी डाउट या कोई भी दाग धब्बे नहीं है। प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स की इंटीग्रिटी चेक करने के लिए आप सोशल मीडिया या वेब सर्च का सहारा ले सकते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन सोशली एंड पब्लिकली अवेलेबल रहती है। अगला चेक जो आपको करना है वो है प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग। कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की मालिकाना हक कितनी है। वो कंपनी जिसमें प्रमोटर्स और उनके रिलेटिव्स की मालिकाना हक 51% से ज़्यादा रहती है, वो कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा बेहतर होता है इन कंपैरिजन टू वो कंपनी जिसमें प्रमोटर्स और उनकी शेयर होल्डिंग 50% से कम है। नेक्स्ट एनालिसिस जो आपको करना है वो है सेल्स ग्रोथ। किसी भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ अगर पिछले 7 से 10 साल में 15% या उससे ज़्यादा रही है, उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा एडवाइजेबल रहता है। लेकिन इसमें ये चीज़ एक नोटिस करने लायक है कि अगर किसी भी एबनॉर्मल रीजन या एबनॉर्मल कारण की वजह से किसी कंपनी की सेल्स ग्रोथ 1 या 2 साल काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन बाकी के 7 या 8 साल कम रही है, इसका मतलब है कि वो कंपनी ज़्यादा बेहतर नहीं है और वो दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है अपनी सेल्स ग्रोथ के बारे में। इसीलिए जो कंपनी कंसिस्टेंटली 10 to 15% ग्रो कर रही है सेल्स में इन पास्ट 10 ईयर्स, उसमें इन्वेस्ट करना ही ज़्यादा उचित रहता है। तो ये थे कुछ फंडामेंटल एनालिसिस और कॉमन रूल्स जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो थम्स अप देना ना भूलें, और भी फ्यूचर वीडियोस के बारे में सब्सक्राइब करें, और मुझे फेसबुक, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।